हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। साहू साइंस क्लास कक्षा विषय विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो है अम्ल क्षार और चलिए अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। जो सामान्य जो हम लोग करते हैं अक्सर जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ वो है, अक्सर आप लोग देखे होंगे लाल चींटे देते या कहीं आपको काट दे तो क्या करते हैं हम लोग, काटने पर साबुन से वहाँ रगड़ते हैं। वैसे अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या एसिडिटी से कोई पीड़ित व्यक्ति तो उन्हें क्या दिया जाता है, खाने का सोडा। वैसे कापर का जो बर्तन है अगर मटमैला हो गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सफाई करने के लिए, उसको चमकाने के लिए नींबू का जो रस है या इमली का जो रस है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार से कोई कपड़ा गंदा हो गया, उसमें हल्दी लग गया है तो उसके लिए हम लोग साबुन से साफ़ करते हैं। साबुन से साफ़ हो जाता है लेकिन उसमें कुछ रंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कपड़े के, है ना। तो हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, लाल चींटी या दतैया के काटने पर साबुन रगड़ते हैं। और इसी प्रकार से एसिडिटी की जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए हम लोग खाने की सोडा उसको देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वही जो कारण है आपका, जो आप लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अम्ल क्षार, है ना, उसी के बारे में बताते हैं। जैसे आपके शरीर पर कोई लाल चींटी या दतैया ने काट दिया तो क्या होता है, जो लाल चींटी या जो दतैया होता है वो एसिड यानी कि अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उस अम्ल को आपको शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, डाल दिए जाते हैं। तो शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ पर खुजली होती है, वह सूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अम्ल पर वहाँ पर क्षार, साबुन होता है क्षार, अगर उसको वहाँ पर रगड़ दिया जाए तो रगड़ने से क्या होता है, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होकर के न्यूट्रल या उदासीन हो जाता है, यानी कि अम्लीकरण को समाप्त कर देता है साबुन, है ना। और इस प्रकार से वहाँ पर जो जलन होती है वो जलन जो होता है बंद हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार से एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी, उसमें भी एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। तांबे का जो बर्तन है उसको चमकाने के लिए नींबू या इमली, वहाँ पर क्षार जैसे पदार्थ जम जाते हैं तो उसको हटाने के लिए इमली या नींबू का जो रस होता है ये क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है, तो उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार के बारे में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या कहीं पर कुछ चीज़ों को साफ करने के लिए इत्यादि और कई प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की प्रारंभिक जानकारी है। अब वास्तविक में अम्ल, क्षार और लवण ये क्या चीज़ है और उसके सूचक यानी कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अम्ल और क्षार क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला है HCl। और इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको सूत्र है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा अम्ल का। तो अम्ल क्या चीज़ है, ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अगर इसको स्वाद की दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना, तो ये अम्ल जो होता है अक्सर खट्टा होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ पर ये अम्ल पाया जाता है, कई प्रकार के अम्ल, वो नींबू का रस है, आम का रस और इमली। ठीक है, तो ये पहचान है, चख के अगर हम देखना चाहेंगे तो हमको खट्टा महसूस होगा। एग्जाम्पल इसका अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या H2SO4 या HNO3। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षार। क्षार क्या चीज़ है, हाँ, तो ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रॉक्सिल आयन या OH आयन उत्पन्न करते हैं। इसका जो स्वाद होता है कसैला होता है। ये साबुन या कपड़ा धोने का जो सोडा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी का हम रासायनिक पदार्थ में अगर उदाहरण देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। देखिए हम लोग उदाहरण अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो स्वाद के आधार पर मैंने बताया, साबुन है, खाने का सोडा है, या उसका स्वाद जो कसैला होता है, ऐसे पदार्थ वो क्षार होते हैं। तो क्षार जो है ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH- आयन। ठीक है, और इसका उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH2 या सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्षार का।
अम्ल क्षार पहचान के लिए एक प्रयोगशाला में आप लोग इसको करके देख सकते हो, क्योंकि आपके लैब में क्या है, ये एक स्लाइड होता है कांच का बना हुआ, और उसमें आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के स्लाइड लेकर के अम्ल क्षार की पहचान के लिए एक प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग, क्योंकि लैब में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो रासायनिक जो सूचक होता है आपका, कौन कौन सा रासायनिक सूचक में जो आता है, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन है ना। तो इन विलयन का उपयोग करके, या आपके मेथिल रेड अगर नहीं है तो मेथिल रेड की जगह में लाल गुलाब का रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लाल गुलाब के जो रस हैं और मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन विलयन, ठीक है, इसका उपयोग करके और एक 3 प्रकार के 3 स्लाइड का उपयोग करके आप जो है अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस प्रकार से आप अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। लाल गुलाब के रस हैं या गुलहड़ के जो फूल हैं उसका, और मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन विलयन का उपयोग करके। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, 3 प्रकार के स्लाइड आपको इस प्रकार से ले लेना है। एक स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही है, और एक दूसरा स्लाइड ये है कांच का, और एक तीसरा स्लाइड है। अब बोलोगे भाई स्लाइड क्या चीज़ होता है, तो कांच का एक प्लेट है ये, ठीक है, स्लाइड जिसको बोलते हैं। तो 3 प्रकार के स्लाइड आपको लेना है कांच का, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक पहले स्लाइड में आप लाल गुलाब का रस, लाल गुलाब के रस की जगह में अगर मेथिल रेड मिलता है तो मेथिल रेड का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लाल गुलाब का रस लेना है, और उस स्लाइड में 3 जगह उसकी बूंद डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर डालेंगे। 3 बूंद 3 जगह आप डाल देंगे। और ऑलरेडी आप जानते हो लाल गुलाब का रस या मेथिल जो रेड होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 बूंद डालेंगे, तीनों जो रंग होगा शुरू में क्या रहेगा, आपका लाल रहेगा। वैसे दूसरे जो स्लाइड होगा, दूसरा जो कांच का स्लाइड है उसमें मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें डालेंगे। इस प्रकार से डालेंगे आप मेथिल ऑरेंज का, एक यहाँ पर डालेंगे, ये मेथिल ऑरेंज का, और एक दूसरा यहाँ पर डालेंगे, और एक तीसरा जो होगा मेथिल ऑरेंज का तीसरा बूंद यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो 3 जगह आपको डालना है। वैसे तीसरे जो स्लाइड होगा उसमें भी वैसे करेंगे। तीसरे स्लाइड में क्या करेंगे, फिनोल्फथालीन जो सॉल्यूशन होगा, एक उसका 1 बूंद यहाँ पर, दूसरा बूंद यहाँ पर, और तीसरी बूंदें यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्लाइड आप लेंगे। तीनों स्लाइड में, पहले स्लाइड में 3 बूंद लाल गुलाब के रस, दूसरे स्लाइड पर 3 बूंद मेथिल ऑरेंज, और इसी प्रकार से तीसरा जो स्लाइड होगा उसमें फिनोल्फथालीन विलयन की 3 बूंदें डालेंगे। अब डालने के बाद इसके बाद क्या करना है, उसमें जो अम्ल होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं ना, HCl उसका सूत्र है। तो नीचे जितने भी स्लाइड के तीनों जो जगह है जहाँ पर हमने लाल गुलाब का रस, मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन डाला है, नीचे वाले बिंदु पर तीनों स्लाइड के पहले बिंदु पर क्या करेंगे, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, दूसरा वाला में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तीसरे स्लाइड में भी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली बूंद पर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। उसके बाद बीच में जो स्लाइड के बीच में जो आपने बूंद डाला है ना, लाल गुलाब के रस का या मेथिल ऑरेंज का या आप फिनोल्फथालीन विलयन का, तो बीच में क्या करेंगे आप लोग जो हैं वहाँ पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, इसकी बूंदें डालेंगे। बीच में क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर वाले टॉप वाले जो बिंदु होंगे स्लाइड के ऊपर वाले बिंदु पर कोई भी कलर या अन्य चीज़ों को आपको और अलग से नहीं डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, वो बूंदें डालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो बूंदे आपने डाला है वहाँ पर रंग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसका अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड पर आएंगे, लाल गुलाब के रस वाला, उसमें नीचे वाले बिंदु पर रंग परिवर्तित हो जाएगा, लाल से हल्का गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार से बीच वाले जो बिंदु होंगे उसमें पहले स्लाइड पर बीच वाले बिंदु पर क्या हो जाएगा, बीच वाले बिंदु पर गहरा हरा रंग हो जाएगा। और इसी प्रकार से ऊपर में तो रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वो लाल ही रहेगा। अब हम दूसरे स्लाइड पर जब जाते हैं तो दूसरे स्लाइड पर भी वही परिवर्तन आपको दिखाई देता है। मेथिल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर होता है ना, उसमें
नीचे वाले यहाँ पर आपको लाल दिखाई देगा, लाल कलर हो जाता है, बीच वाले पर पीला, और ऊपर में किसी भी प्रकार से रंग में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इसके बाद तीसरे स्लाइड पर आते हैं जिसमें फिनोप्थेलिन विलयन आपने डाला था तीनों बिंदु पर। देखते हैं, पहले में नीचे में आने में आपने अम्ल डाल दिया था, बीच में आपने क्षार डाल दिया था, तीसरे वाले बिंदु पर आपने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ फिनोप्थेलिन विलयन था जो रंगहीन होता है। तो दूसरे आप पहले और दूसरे बिंदु पर जब जाएंगे जिसमें आपने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल और क्षार जो डाला है उसमें किसी भी प्रकार से रंग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे वाले भी रहेंगे रंगहीन और बीच वाला पॉइंट भी रंगहीन होगा, ऊपर वाला जो होता है फिनोप्थेलिन विलयन। हाँ, तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा तीसरे साइड में देखिए, पहले में तो रंगहीन है, आप अम्ल डालेंगे तो किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे क्षार के जालो बीच वाले में तो गुलाबी रंग का हो जाता है। और उसके बाद तीसरा वाला वो तो आपका किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं डाला है फिनोप्थेलिन विलयन के अलावा, तो इसलिए तीसरा जो पॉइंट होगा सबसे ऊपर वाले उसमें किसी भी प्रकार से रंग में परिवर्तन नहीं होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रकृति में अम्ल और क्षार। तो प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों में भी क्या होती है, अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं। तो पहले इसमें आ जाते हैं प्रकृति में अम्ल और क्षार में इमली। इमली का जो फल है उसमें क्या होता है, उसमें अम्ल होता है, वो टार्टरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से सेव में भी मैलिक अम्ल होता है, वो भी अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये अम्ल पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। और कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, है ना, वो चीज़ मैंने आपको बताया। इसके बाद हम आते हैं 5वां नंबर पॉइंट, इसमें चूना है, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा और प्रति अम्ल। तो चूना जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, खाने का जो सोडा उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, और प्रति अम्ल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये चारों जो होता है, चूना, खाने के सोडा, कपड़ा धोने का सोडा और प्रति अम्ल, इसमें पाया जाता है क्षारीय पदार्थ। ये क्षारीय पदार्थ कौन कौन से हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ हैं जिसमें अम्ल और क्षार पाए जाते हैं। तो आप इसको जो है अम्ल और क्षार जो हैं का जो सूचक है उस सूचक का उपयोग करके हम लोग अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है अम्ल और क्षार में। तो अम्ल क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में हमको पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। हाँ, तो अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें अगर हम देखेंगे तो धातु से किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होता है अम्ल और क्षार दोनों का। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें अम्ल का, अम्ल यानी कि उसका जो उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर जिंक धातु है उस धातु में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देंगे तो उसके साथ क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना। तो आप इस प्रकार से का जो आपको जो दिख रहा है टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब आपको जो दिख रहा है उसमें क्या करेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें थोड़ा सा जिंक वहाँ पर डाल देंगे, और डालने के बाद अगर देखेंगे क्या होती है, इसमें से गैस बनना शुरू हो जाता है जिंक के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाता है, और उस परख नली से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जो गैस बाहर निकलती है उसको आप वहाँ पर एक माचिस की तीली ले जाएंगे, जला करके देखेंगे तो तेज़ी से जलता है। इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है। इस प्रकार से ये प्रयोग के माध्यम से एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, इसका परीक्षण हो जाता है। मतलब निकलने वाली जो गैस है ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होता है, इसी कारण से माचिस की तीली ले जाने पर वहाँ पर तेज़ी से जलता है। तो इस प्रकार से एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से भी इसको हम करके देख सकते हैं। हाँ, जैसे अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया वैसी क्षार से, ये आपका क्षार है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप जिंक को मिला देंगे और तो ये जो बनाता है ये बनाएगा, ये लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगा। ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से आप जो हैं अम्ल क्षार दोनों में धातु को मिला देंगे, धातु के थोड़े से टुकड़े को वहाँ पर डालेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया करके उसके धातु के क्लोराइड या ऑक्साइड बना लेता है,
और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा रासायनिक अभिक्रिया इसमें आते हैं, ये है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया जो करता है वो अम्ल करता है। ठीक है, क्षार नहीं करता, अम्ल के द्वारा होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए आपका कार्बोनेट है और ये है बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अंतर होता है, इसमें बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो यही दोनों बस का अंतर है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है अम्ल की। तो ये इस प्रकार से देखिए, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, ये रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी प्रकार से ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ भी अम्ल रासायनिक अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम क्लोराइड और प्लस जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो इस प्रकार से जो अम्ल होता है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल और कुछ अन्य पदार्थ का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल से होती है। इसके बाद तीसरा है अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। थर्ड नंबर जो अपने देख रहे हैं यहाँ पर अभी, अधातु ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसमें जो ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड, सल्फर अधातु है, उसका ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिख रहा है NOH, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया के लिए बना रहा है और साथ में प्लस इसमें जल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है अधातु ऑक्साइड का। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ये और प्लस साथ में ये जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, तो अम्ल क्षार बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। साथ में अगर अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो क्या होगा, तो ये आपका चौथा नंबर का पॉइंट वही चीज़ बताता है, अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो लवण बनाएगा प्लस जल का निर्माण होता है। तो इसमें जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख रहा है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड, नमक, यानी कि यही साल्ट है, यही लवण है और साथ में इसमें जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम लोग अम्ल को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिला देंगे तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है अम्ल और क्षार दोनों की। इसके बाद पांचवा पॉइंट में अगर हम आते तो इसमें अम्ल और क्षार में दोनों में विद्युत का चालन होता है ना। अगर हम करंट सप्लाई की बात करेंगे, जो सब विलयन है अम्ल और क्षार के जो विलयन है, तो उसमें निश्चित रूप से क्या होगा, अगर हम करंट को वहाँ पर ले जाएंगे तो विद्युत धारा उसमें प्रवाह होगा, यानी कि अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है। तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से, बहुत ही एक छोटे से प्रयोग हैं, उस प्रयोग के माध्यम से भी हम इसको करके देख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कांच का बर्तन उसमें लेते हैं इस प्रकार से, और कांच के बर्तन है उसमें क्या करते हैं, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसको अंदर डाल देंगे, उसमें कील चुभा देंगे, दो ये एक और ये दूसरा वाला कील, ताकि तार को उससे बाहर निकाल सके, दो तार को इस प्रकार से। और उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्षार किसी एक को आप भर के देख सकते हैं ना। अम्ल को भी भर सकते हैं, शुरू में आप इसमें अम्ल भर करके देखिए, बाद में उसके बाद अम्ल की जगह में क्षार भी भर करके आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बर्तन में अम्ल और क्षार को लेना, उसके बाद विद्युत जो कनेक्शन होगा इस प्रकार से इसमें करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे, उसमें एक स्विच जोड़ देंगे और उसके बाद एक बल्ब जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद आप देखेंगे निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, बैटरी का जो है स्विच अगर हम इसमें चालू करेंगे तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो जली विलयन होता है, अम्ल और क्षार के जो जली विलयन है उसमें विद्युत का चालन होता है, करंट सप्लाई होता है और इसी कारण से बल्ब जलता है, नहीं तो बल्ब नहीं जलता। ठीक है, तो ये छोटे से प्रयोग के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है। आयनीकरण, अब ये क्या चीज़ होता है, आयनीकरण जो होता है, अभी जैसे हम लोग पढ़ें ये अम्ल क्षार का विद्युत चालन, अगर ये जो विलयन हम लोग लिए हैं ना, अगर इसमें आयन नहीं होगा तो तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसी के बारे में जो बताया है, आयनीकरण के बारे में जो बताया है, वो ये स्वीडन के वैज्ञानिक है आरेनियम, ठीक, आरेनियस। तो ये वैज्ञानिक ने बताया है कि जो अम्ल और जो क्षार होते हैं उसमें आयनीकरण होता है। मतलब अगर उसको जली विलयन में डाल दिया जाए अम्ल क्षार को, तो हाइड्रोजन आयन
या हाइड्रॉक्सिल आयन में क्या करता है, वो टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो अगर जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लेंगे यहाँ पर, ये जो जैसे हमने लिया है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है, तो अगर इसको जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2H+ आयन और एक SO4 2- आयन में टूट जाता है। और इसी प्रकार से ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ये कैल्शियम आयन में और ये आपके हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन जब तक उसमें नहीं रहेगा, वो जली विलयन में अम्ल या क्षार हो, है ना, अगर हम अम्ल को किसी जली विलयन में डाल दिए, जल में डाल दिए हैं, तो उसमें जब तक ये हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ये इसी का प्रमाण है ना, जो आर्रेनियस जो वैज्ञानिक ने बताया था कि इस प्रकार से आयनीकरण होता है, तो सत्य बात है और ये प्रयोग के माध्यम से सत्यापित भी हो जाता है। तो आर्रेनियस को इसी खोज के लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था। तो ये है आपका आयनीकरण, ठीक है। तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आयनीकरण का मतलब है उसके आयनों में बदलना। आयन क्या चीज़ होता है, जैसे ये आपको जो दिख रहा है H+ आयन और SO4 2- आयन, ठीक है, ये आयन है, आयनों में विभक्त हो जाता है। और जब तक आयन नहीं होंगे तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जो ऊपर आपने जो पढ़ा विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि अम्ल क्षार में विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो चालन किस कारण से होता है, आयनों के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो आर्रेनियस वैज्ञानिक ने जो हमको बताया कि आयनीकरण का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को उन्होंने दिया था और उसी खोज के लिए उसको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। ये अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने जाना। इसके बाद नेक्स्ट आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे फिर वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो इसके लिए आज के वीडियो को आप लोगों ने जो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।